खबर है मैं खुश आमदेद मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब तैयार मलिक साहब और मैं आपसे नाजरीन 27 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म कौन सा बड़ा ऐलान करेंगे, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। इस पर एक अजीब सस्पेंस की कैफियत जारी है। हुकूमत के पास कौन सा ऐसा सरप्राइज़ कार्ड है जिस पे खान साहब बार बार बड़े कॉन्फिडेंट और कहते हैं कि जनाब इनको कुछ नहीं मिलेगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी देखेंगे इस्तीफ़ा किसका आता है। इसके क्या मानी है, इसको इंटरप्रेट करवाएंगे अपने पैनलिस्ट से। वज़ीर-ए-आज़म साहब की चौधरी निसार अली खान से मुलाकात भी हुई है, क्या इसमें लेना देना हुआ, क्या उन्होंने यकीन दहानी करवाई या कुछ नहीं, सिर्फ महज मुलाकात थी। उधर सदारती रेफरेंस बेंच पर जनाब जस्टिस काजी फाजी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि लेटर जो है वो सामने आया है, इस पर भी हम बात करेंगे। मगर भट्टी साहब नंबर गेम में तो वो हुकूमत लगता है कि नहीं है उसके पास, मगर खान साहब बड़े पुरएतमाद हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक सरप्राइज़ कार्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब आज जो वज़ीर आज़म साहब पहले हमेशा उनकी तमाम जमात के लोग कह रहे थे तुर्क का पता मेरे पास है, तो 27 मार्च है। जब आप अदम एतमाद हो जाए, जो मैं आईनी तरीक बात करूं, उसमें आप असम्बली नहीं तोड़ सकते। और वज़ीर आज़म ने यहाँ तक आज कहा कि मेरी जान भी जाती है जाए, मैं डाकुओं को NRO नहीं दूंगा, दूसरा हुकूमत जाती है जाए, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अब इसके अलावा उनके पास कोई मुल्क में बहुत बड़े ओहदे की तब्दीली के अलावा मेरे ख्याल में और कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती जिसका सियासत पे या किसी चीज़ पे असर हो या मुल्की हालात को तब्दील कर दे। चीफ सेक्रेटरी को बदलेंगे तो 100 बार, आगे भी 10-11 बदल चुके हैं। किसी वज़ीर को लगाते हैं, ये भी कोई ख़बर नहीं है। एक ही खबर है ना, किसी अहम तरीन शख्सियत के बारे में वो फ़ैसला जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसका वो अदारा मुतम्मल नहीं हो सकता, वो फ़ैसला कर दे। लेकिन उन्होंने कहा सरप्राइज़। इसके अलावा देखें ना, दो चीज़ें हैं। एक हम कह रहे थे कि ये वोट नहीं डालने देंगे, अब ये सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करा चुके हैं कि वो मुनर्रफ अराकीन वोट डालेंगे। दूसरा ये हो सकता है स्पीकर ये लफ्ज़ कह दे कि मैं इनके वोट अकाउंट ही नहीं करता। लेकिन वो उससे पहले जो सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं 27 से पहले या एक दिन पहले, बज़ाहिर बादिउल नज़र में कोई बड़ी तब्दीली के अलावा अब वज़ीर आज़म के हाथ में नंबर गेम जो देखते हैं, चाहे हुकूमती इत्तेहादी हो, चाहे अपोजिशन के इत्तेहादी हो, चाहे मुनर्रफ अराकीन हो, बज़ाहिर बादिउल नज़र में आज तक वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान के पास 172 अपोजिशन बंदे पूरे करने में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है बादिउल नज़र में। बाकी मलक साहब ज़रा दूर की नज़र रखते हैं, मुझे तो इतना नहीं पता। मलिक साहब मेरा ये ख्याल है कि ये 27 तक काम नहीं जाएगा, नहीं अगले 48 आवर्स में ही खान साहब जो है ये जो भी सरप्राइज कार्ड है वट एवर इट इज़, क्योंकि रैप का इल्म तो अल्लाह ही जानता है, तो वो तो आपने सवाल मेरे से करने के बजाय खबर तो आप दे रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, जरा आप इस पर राय देना। देखा कायद साहब 2 मिनट मलक साहब माफ़ी चाहना, 80 चीचों की मलियाँ रहने हैं। मैं बताया ना, मैं रात को भैंस बन जाता हूँ, मुझे बताया मैं रात को बिल्ली बन जाता हूँ। खबर तो आपने दे दी कि 27 मार्च का टाइम नहीं आएगा 48 घंटे। भाई मेरी एक मेरा है एक हंच है कि मेरा एक पंच है, सीधी तरह खबर दो, सीधी तरह की खबर है, हंच है। मुझे ये लगता है कि वो 27 वो जो भी फैसला करेंगे वो ही विल कॉट अस अनअवेयर। नहीं देखें काई साहब, आप थोड़ी रैशनल बात करते हैं, हम भूल जाते हैं। हम चले मैं रैशनल बात कर ली मैंने, अब आप रैशनल चले अब वो आपसे मैं तो ठीक हो गया। कभी कभी तो आपका हक है ना, रैशनल बात कर लें, आपको इजाज़त है। पहला पॉइंट है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर होगी कि वो कह रहे हैं कि मैं अपना जंग पूरी करूंगा, लड़ूंगा। और उनके आप मैसेजेस भी देखें, मुझे तो एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि उनके मैसेजेस अपोजिशन को नहीं है, उनके मैसेजेस कहीं और जा रहे हैं और वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि पाजी मेरे ऐसे लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। मेरे लिए अभी तक मैं उस खबर को हज़म नहीं कर सका कि उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ़ की है। इससे बड़ा पैगाम उन्होंने किसी को और नहीं अभी तक दिया। ये मेरी राय है कि आपने किसी को इतना अफेंड कर दिया कि आप कह रहे हैं कि भारत की आपने तारीफ़ कर दी कि वहाँ की खारजा पॉलिसी है। तो पहले तो पॉइंट है कि इमरान खान लड़ किससे रहा है, मैंने आपको बता दिया कि वो अपोजिशन से नहीं लड़ा, पहली बात। दूसरी बात, खान साहब ने पूरी आज क्लियर बात कर दी है कि मैं फारग हो के घर नहीं बैठूंगा। नंबर 2, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अब बात होगी कि हो क्या होगा। बाकी बची आपकी अदम इत्मीनान। अदम इत्मीनान में जो मेरी खबर ये है कि उन्होंने स्पीकर को ये हदायत दी है और उनके स्पीकर में ये मेरी राय में मुझे कोई वो न्यूट्रल नज़र भी नहीं आ रहा। उनका जो लबो लहजा जो स्टाइल है, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, पाकिस्तान का आइन कहता है कि आप वोट से नहीं रोकते, आप वोट डालने से मत रोकें, जिसने वोट डालना है डाल लें, आपके पास ये राइट है, ये वो समझते हैं।
केस जाना है अदालत में कि आप कहिए ये वोट जो है मैं इसको तस्लीम नहीं करता, मैं इसको कैंसिल करता हूँ या इसको काउंटिंग नहीं करता। उसका नतीजा क्या होगा? आप उस दिन इजलास ख़त्म कर देंगे और बाकी कहानी चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में आप खज्जल होंगे, 6-7 महीने निकालना मसले कोई नहीं। दिस इज़ द प्लान। अच्छा, मेरा फिर मैं जहाँ तक आपकी बात समझो, एक मिसाल है, मुनर्रफ अराकीन 12 चले जाते हैं, ठीक, 62 इनके है, 174 हो जाता है। आप कह रहे हैं ये जब काउंटिंग करेंगे, फाइनल काउंटिंग, उसमें 12 नहीं गिनेंगे। ठीक है, यही बात हम भी कह रहे हैं, लेकिन क्या ये आईनी काम है? इसका मतलब है कि एक तरफ तो वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं वोट डालने भी कि हम रुकावट मान भी रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात। काउंट नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे होगा? ये तो बिल्कुल आइन से तसादम की तरफ जा रहे हैं। भट्टी साहब, बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट है। आज अब उनके जो पॉइंट जो उन्होंने साफियों से किया, उन्होंने 2 बातें की। उन्होंने कहा अगर मैं ये जंग हार गया तो मैं अवाम के साथ और अदालतों में ये जंग लड़ूंगा। उन्होंने अपना प्लान एक तरीके का बता दिया। अवाम के साथ सामने जाना उनका हक है। देखें, अपोजिशन भी पहले दिन से मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मान रही, वो जो गलत कर रही है, सिलेक्टेड कह रही है, वहाँ तो इलेक्शन कमीशन नहीं जागता। लेकिन आखिरी सरप्राइज क्या देंगे? अच्छा, इसमें मैं खुद ही अपनी बात को खुद ही काउंटर करने लगा। मुझे लगा कि ये सरप्राइज भी अब ख़त्म हो गया। वो पूछे क्यों? क्योंकि मेरे समेत बहुत सारे लोगों को मीडिया में दायमा ये खबरें आ रही हैं कि आज, कल या परसों इत्तेहादी अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। उसके बाद लॉ की भी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फ्रोड क्रॉसिंग की भी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद स्पीकर की भी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और मॉरली इमरान खान, मुझे लग रहा है कि 26 को ये खबर आ जानी है कि दुनिया के डेमोक्रेटिक किसी असूल के तहत इमरान खान सस्टेन नहीं करेंगे। अच्छा देखिए कादी साहब, मलक साहब की बात में थोड़ी सी हम वेट है। खबरें ये हैं कि 26 तारीख तक अपोजिशन जमातें, सॉरी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो 27 तारीख कह रहे हैं, तुर्क का पता, सरप्राइज, मेरी सुई वहाँ अटक गई है। मेरी नज़र में उन्होंने एक बंदे को बुलाया, मेरी इन्फॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट्स तैयार करने को कहे, उसने माजरत कर ली। वो पता नहीं डॉक्यूमेंट्स कौन से थे कौन नहीं, क्योंकि जैसे उन्होंने जाते जाते अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बैकडेट में साइन कर दिया, उसको वर्ल्ड बैंक में भेज दिया। अच्छा, वो क्या नाम है उनका यार, वो जो खान साहब है, आजम खान साहब, तनख्वाह बड़ी अच्छी मिलती है वर्ल्ड बैंक में। वो नहीं, तनख्वाह नहीं, जो उन्होंने इधर मिल गया उनको 3.5 सालों में, वो तो कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता है। लेकिन मलक काजी साहब, हमारी बात आ गई, ये अदम एतमाद एक आईनी है, इसमें मुनर्रफ अराकीन के वोट नहीं गिनते। ये भी स्पीकर साहब ने अगर 14 दिन में नहीं बुलाया इजलास तो वो ये भी नहीं कर लें। कल मैक्सिमम वो कोर्ट में ही जाएंगे ना। लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझते हैं, जो लोग सोच रहे हैं गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है ना, हो सकता है ब्लफ हो रहा हो दोनों तरफ से, कुछ करे ही ना, तो क्या ऐसा बड़ा फैसला कर सकते हैं जिससे मुल्की हालात में एकदम भूचाल सा आ जाए? मेरे ख्याल में वो कुछ ऐसी गुफ्तगुएं, ऐसे फैक्ट्स, ऐसी हकीकतें जो बिहाइंड द डोर्स होती हैं, वो उसे पब्लिक में ला सकते हैं। मतलब है कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी ना हो या हो, क्योंकि इसकी बात की ना तरदीद की ना तस्दीक की जनाब कासिम, क्या नाम है उनका, उमर साहब, असद उमर साहब ने, वो भी वो ला सकते हैं। जो उनकी बहसें होती रही हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, उसके कंटेंट को भी बाहर ला सकते हैं की बात करूं, लफ्ज में अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे कि बात नहीं कर रहा, सुन लेना बात। और लेकिन एक बात आपसे मैंने करनी है, ये इसमें देखो यार, हमें तरकीब, मैं खान साहब का सबसे बड़ा क्रिटिक हूं, मैं उनके माशी फलसफे के शदीद खिलाफ हूं, मगर मुझे ये बताएं क्या थी फॉरेन पॉलिसी आपकी? आपने अमेरिका की लड़ाई लड़ी, इस मुल्क को जहन्नम बना दिया, इसमें क्या खान ने गलत कहा है? मुझे ये बताएं। और इंडिया किसी मुल्क की लड़ाई अपने मुल्क में लेके आया है क्या? यहां पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ये जहरीले बूटे जो आज इस मुल्क की बुनियादों को खा रहे हैं सियासत में लाके, इंडिया ने ये किया है क्या? आज तक इंडिया के, मैं आज और तारीफ करता हूं इंडिया की, आज केजरीवाल जीता है, सबसे पहले उसको 3 मुबारकबादें पिछले सीएम्स ने दी हैं। ये जिन बंदों को आपने तैयार किया था, ये अपनी जीत के अलावा किसी इलेक्शन को ठीक ही नहीं समझते। और यार मुझे ये बताएं कि इंडिया क्वेड में चला गया, उधर से फायदा उठा रहा है, रूस से फायदा उठा रहा है, आपने क्या किया? 17,000 बंदे यार, मुझे ये क्या है? सुन लिया आपको, सुन लिया। देखें, आपने 3.5 साल में इमरान खान फंसा कहाँ पे, ये सारी मेरी राय। आपके पास ये बताने को कुछ नहीं कि मैंने महंगाई काम की, मैंने बेरोजगारी काम की, मैंने पास में खुशहाली लेके आया, आपके पास बताने को कुछ नहीं है। इमरान खान मुझे इस पॉइंट का जवाब दें कि इसमें अवाम कहाँ गलत है? वो महंगाई की बर्बाद कर दिया, मुल्क का काजी, डोंट डू दैट, लेट मी फिनिश, नो लेट मी फिनिश काजी यार, प्लीज पॉलिसी पे की, प्लीज लेट मी फिनिश। अब 3 चीजों पे इमरान खान लड़ रहा है। वो किस पे? पहले सिविल
अपना सुपरमेसी, जो भट्टी साहब दरमियान में आपसे बात कर रहे हैं कि कोई ओहदा या कुछ वो फैसला कर सकते हैं, वो ये एक पॉइंट लेने के लिए नवाज शरीफ का कि मैं पाकिस्तान में सही जमहूरियत परस्त हूँ और मैं सरकारी जो ओहदे हैं उन पर डोमिनेट करूँगा। पहला ये देखें, आप ये 27 को समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दो चीज़ें ये हैं कि इमरान खान ये साबित करेंगे कि अपोजिशन को फॉरेन फंडिंग मिली है, ये बाहर से पैसा लेते हैं, ये करप्ट हैं, ये 2 नंबर है। इमरान खान इन 2 चीज़ों के साथ अगले इलेक्शन की तैयारी है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। एक फिक्रा देखिए, बाहर से पैसा लिए बगैर भी आप 2 नंबर हो सकते हैं, इस बात को छोड़ें आप। अच्छा, जी मलिक साहब, पैसे 2 नंबर की बात नहीं, अब मैंने बात नहीं करना चाहता, पैसे 2 नंबर कोई नहीं होता। आज से 6-7 साल पहले हमारा एक दोस्त उम्रे के लिए गया अपनी मोहतरमा जोजा के साथ, तो वो मदीने में था, मक्के में था, तो जिसका होस्ट था उसने उसकी बड़ी अच्छी मेज़बानी की, बहुत अच्छी बाला तरीन होटल में। तो उसने कहा यार ऐसा करके मैंने मदीने जाना है, तो तेरी बड़जाई कहती है कि चार्टर्ड प्लेन में जाना है। चार्टर्ड प्लेन मतलब ज़ाती प्लेन किराए पे लेके आप। तो उसने, वो बंदा वहाँ सऊदी अरब के हालात जानता था, उसने कहा कि यार वो बड़ा महंगा है, रहने दे, हमारे पास बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ। उन्होंने पता किया तो $35,000 का था। वो है दोस्तों पे पैसे लगाते हैं, वो आप ठीक कहते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता, इस कहानी को छोड़ देता हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ठीक कह रहे हैं, खालिदा पॉलिसी ठीक होनी चाहिए। इस अक्टूबर से पहले अगर कोई कहीं खदशात हैं, जो कि हुकूमत भी कहती है फौज और वो एक शेरो शिकन है, इसमें कोई शक भी नहीं, होना भी चाहिए, तो अक्टूबर से पहले तो इमरान खान साहब के बारे में अपोजिशन कहती थी कि बाज़ अदारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो 3.5 साल इन्होंने फिर खारिजा पॉलिसी ठीक क्यों नहीं की इमरान खान साहब ने? करनी चाहिए थी। नहीं, अब आपका सवाल है ना। मैं जवाब, मैंने मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैंने किसी के जराइम को डिफेंड करने का ठेका नहीं लिया हुआ, या किसी पे नजायज अटैक करने का ठेका नहीं लिया हुआ। जहां पे खान गलत था वो गलत है, जहां पे खान ठीक है वो ठीक है। जहां पे हम डंडी मारते हैं बल्कि डंडा मार देते हैं। ऑनरेबल कादी साहब, हम किसी पर भी तनकीद का ठेका नहीं। मैं तो एक सवाल उठा रहा हूं, इस अक्टूबर से पहले जो पिछले साल गया है, उससे पहले अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती थी कि फलां 2 बंदे रिजाइन दे। तो मेरा मतलब है कि अगर आज वज़ीर आज़म समझते हैं कि भारत की पॉलिसी अच्छी है, तो इनको तो बिल्कुल फ्री हैंड मिला था, इन्हें करनी चाहिए थी। मेरा और आपका एक ही मौक़िफ़ है, मैं ये नहीं कह रहा जो गलत कर रहा। मैं कहता हूँ किस दिन ज़फ़र अली साहब को ले लेंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन से हमारे बड़े बैठते हैं, जब मेजर डिसीजंस होते हैं, उसमें सिविलियन जो आपकी जो है वो कितना उनका हाथ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, हमारे इर्द गिर्द दुश्मन बैठा हुआ है। तो आप दोनों से जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, मुझे खुशबू आ रही है कि 27 तक ना इमरान खान साहब नवाज शरीफ 2 बनने जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं दोनों? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं नवाज शरीफ से 2 वो एक आप लेवल पे कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में जो है, मेरा ख्याल में कि मेरे अगर खबर गलत है या नहीं है, आपने शुरू में कहा था 27 से पहले कुछ होने वाला है। मेरी एक खबर में कंफर्म करके बताऊंगा, 2018 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट जो है आर्मी के वोट एक दिन पहले हो जाते हैं, सबसे ज्यादा खान साहब ने लिए। अच्छा, भट्टी साहब बोल रहे हैं, आज जो मीडिया के कुछ लोग हमारे साथी भाई मिले हैं, उन्होंने उन्हें सवाल भी किया है कि आर्मी चीफ पे भी और जनरल फैज़ के बारे में भी कि उनको बना रहे हैं, तो उस पर सुना प्राइम मिनिस्टर हंस पड़े हैं। तो क्या ये इस किस्म की? मेरी इतला ये है कि खान साहब के जो लोग इन चंद दिनों में उनसे मिले हैं, नहीं आज जो मिले हैं, जो आज मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, खान साहब किसी भी वाइटल जो फैसला उन्होंने करना है, इस पे उन लोगों का ये ख्याल है जो उनसे मिले हैं, उनमें से किसी एक आध का, कि कोई उन्होंने किसी के साथ कोई बंदा नहीं जानता खान साहब के अलावा कि वो 48 घंटे के बाद या 27 तारीख को वो कौन सा कार्ड है और वो क्या करने जा रहे हैं। देखो इंतजामी इस बात पे नहीं है, मैं जो आप सुन लें, कोई इंतजामी काम तो नहीं करेंगे। पर इत्तेफाक है कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उनको अब नहीं देखना चाहती ऑफिस में। ये उनकी मतलब बात की नहीं, ये कैसे कह सकते हैं आप? एस्टेब्लिशमेंट देखें तो न्यूट्रल है। नहीं, आप 2 मिनट ठहर जा, मैं जवाब। एक होता है मलक साहब किसी को धक्का देना, गिर जा, एक होता है किसी धक्के देने, आपको गिर रहा डूबता तो वो कहे जी मलक साहब मुझे बचा ताकि खुद भी डूब जा। क्या अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट जो हमारे हैं, क्या इनके खिलाफ तो नहीं कोई कैंपेन चला रही, कोई इनके खिलाफ प्रेशराइज तो नहीं कर रही? देखें इस बात में तो सारी दुनिया मान रही है। अब ये आप कहें कि हाँ अगर हुकूमत जारिया हो सकता है इमरान खान साहब बच जाए, अगले 28 तक भी वो रहे, तो ये ज़रूरी थोड़ा है कि हुकूमत जब न्यूट्रल हो जाए, आप किसी को प्रेशर नहीं डाल रहे इधर जा या इधर जा तो आपके मेरे मुखालफ है।
इसको मुखालफत, एक होता है किसी को हाँ, धक्का नहीं, सही देना, बात है। एक होता है धक्का कोई गिर रहा है तो आप अपनी जगह पे खड़े रहे, भाई मैं क्यों आऊंगी, ठीक है, मेरी मैं इस लड़ाई और का आपकी हिस्सा नहीं ऑप्शन है, आपकी ये ऑप्शन है, आप चाहें जाएं या जाएं या ना जाएं, ये आपके पास ये- उसमें है कि आप भी जब गिरेंगे तो उसके साथ आपके भी गिरने के सारे आप पर भी नाम मगर आएगा। भट्टी साहब, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ, मुझे लगा है कि इमरान खान के ज़हन में भुट्टो और नवाज शरीफ की कन्फ्रंटेशन है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब लड़ाई चाहेंगे, वो ये एक इंप्रेशन चाह रहे हैं कि मैं फास्ट बॉलर हूँ, लास्ट बॉल तक लड़ूंगा और छोड़ूंगा नहीं। मुझे ये लग रहा है कि अल्टीमेटली ये अपोजिशन के साथ इदारों पे भी आ जाएंगे, ये मेरी फीलिंग है। देखिए मुझे नहीं पता सियासी हालत, बोलो मैं भाई इतना साहब, जानता मेरा नहीं हूं- ख्याल इदारों पे आएंगे, हाँ। ये इंडिविजुअल्स का तो मामला है। ये किसको बयान कह रहे हैं कि नहीं, हमारी नहीं, खारजा नहीं, पॉलिसी individual डाल नहीं है, नहीं, मुझे नहीं। कह रहे हैं। इंडिविजुअल का मामला नहीं है, देखिए अदारों पे ही आएंगे। अदरवाइज बीइंग रिपोर्टर, मतलब है मैं अभी को 10 साफियों से बात कर रहा था इधर उधर, मैंने कहा था यार इसका आइन में लिखा क्या, उन्होंने कहा जी अपोजिशन अदम एतमाद की नंबर गेम पूरी नहीं करेगी, नाकाम हो जाएगी, वज़ीर आज़म मुंतखब रहेंगे, फिर तो लड़ाई है ही कोई नहीं। देखें इसमें ना कोई उनको फेवर करे ना कोई मुखालफत करे। हाँ, जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा अगर उनके खिलाफ गैर मुल्की चालें हो रही हैं, उसके सबूत है तो उन्हें यकीनन लाना मैं चाहिए। इस बात पे तो आप दोनों से इत्तेफाक करता हूं कि आज तक हमारी जमहूरी तारीख में जितने फैसले हमारे लॉ मेकर्स ने किए हैं, उन्होंने बिल्कुल जो है अपना शफाफ वाह। और बिल्कुल किसी के इशारे के बगैर किया है। Beautiful। और उन्होंने अपने जमीर के मुताबिक हर फैसला किया है, बहुत और ये सही। भी वो अपने जमीर के मुताबिक सही करेंगे। कहा। इस पे तो मैं आप दोनों से नहीं, आप मेरे से एग्री हैं, मैं भी आपसे एग्री हूँ। 1 अगस्त कॉमेडी अच्छी कर देगा 2019 साहब। में चेयरमैन सेनेट को भी लोगों ने जमीर के मुताबिक 2017 में बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। 19 में नहीं, 2000 पीपल्स पार्टी से प्यार हो गया कि डिप्टी के वोट जरदारी से प्यार हो गया। 2017 में जरदारी को प्यार हो गया। ये नजायज काम साथ ना देने पर आपको मैं मुल्ज़म मैं- ठहरा मैं- दूं। मैं- ये- 2017 मेरी में ख्वाहिशात आप पूरी नहीं कर रहे तो आप गलत है। नहीं देखना, लेकिन नहीं, वो वक्त बदल गया। उस वक्त तक खराबी होती थी, अब कोई इशारा अब नहीं कोई- कर, अब बिल्कुल शफाफ अंदाज में क्या जाएंगे, बात। इनको कुछ नहीं मिला, स्वीडन और बन बिल्कुल गया। ये इमरान खान साहब की गलत पॉलिसियों की नॉर्वे वजह बन से गया ये नला हो नहीं नला नहीं, हो गया। इमरान खान साहब की हम पॉलिसियों पे फिलहाल तनकीद नहीं कर रहे। हम तो मौजूदा आज जो उनकी मीडिया के दोस्तों से भाइयों से बात हुई है कर रहे हैं। अपोजिशन जो कर रही है, अगर करप्शन कर रही है करे, लेकिन मेरा एक ही है, मैं 1000 बंदे को फ़ोन कर चुका हूँ कि यार आखिरी सरप्राइज़ क्या दे सकते हैं। उस मौके पर उन्होंने कहा ये सरप्राइज़ दे मुझे सकते तो हैं जीत एक के। पंजाबी का मुहावरा याद आ रहा है, और वो मैं उसको उर्दू में तर्जमा कर देता हूँ। पंजाबी इसका किसी इस डिस्कशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्या कहते थे कि नानी जान ने आखिरी उम्र में निकाह कर लिया, बुरा किया, निकाह करके तलाक ले ली और बुरा किया। नहीं, उसकी वजह बताओ। असल मिसाल ये है, नानी ने पंजाबी कसम कहते की जाना था, चाहिए। पैरा यार आप की था। कसम कह देंगे तो फिर वो हमारे ऊपर इल्जाम लग जाएगा, शहबाज गिल साहब। नहीं नहीं, 2 मिनट यार वो नानी ने कसम कीता, भैड़ा कीता करके छड़ छड़िया दिता और और भैड़ा भैड़ा कीता। उसकी वजह है कि कुरान पाक में एक वाहिद लफ्ज़ है जो हलाल है, तलाक, जो अल्लाह का सबसे नापसंदीदा है। मकरू इकरा है उसमें, मतलब है अल्लाह नापसंदीदा है, मगर जायज़ है, जायज़ है। जो हलाल लफ्ज़ है नापसंद है, इसलिए ये मिसाल बनी है कि बुढ़ापे च ब्याह कर लिया, ब्याह करके फिर तू छड़ता। लिहाजा अब मुझे ये बताएं कि आप जो समझते हैं आखिरी दिनों में इस्लामाबाद से अदम एतमाद की कामयाबी नाकामी, ये यकीनन हुकूमत का हक है। इसके अलावा भी कोई खबर आ सकती है। कादी साहब काजी आज साहब- जरा आज दिल कर रहा है आपसे कोई काई साहब, खबर है। एक ऑन द लाइटर साइड, आपने पॉलिटिक्स हमारा यार program- मेरी बात सुनो। हैकर मैं हां, तुसी मैनू लम्या पा ले। नहीं, ये तो आपने ये जो बूढ़ों के खिलाफ बात मेरे की पास है तो कि कुछ नहीं पता नहीं, ये शादी नहीं कर सकते, ये कोई अच्छी बात क्या? नहीं है। हम अब आपने कहा नानी ने शादी की, इसका मतलब नानी किसी के बुजुर्ग मुहावरा है, आदमी को ये तो शादी मुहावरा है, नहीं, मुहावरा नहीं, ये नहीं, गलत नहीं, बात है। नहीं, नहीं, ये मुहावरा है। मैं शादी का पंजाबी राइट के छीन रहे हैं मुहावरे हम असर लोगों देता हूँ। इंसल्टिंग है ना जी यार। रोंदी क्यों शक्ल ही ऐसी, क्यों ये भी बुरा आदमी मुहावरा है। शादी नहीं 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 नहीं, कादी सब पे रोंदी क्यों शक्ल ही ऐसी, हाय, हाय। जो बंदा हड़दा है ना वो कहता तेरी शक्ल ही है, हर वेले रोंदा ही रहना। ये मुहावरों को बटी साहब, सियासत से नती ना करें। नहीं, आप कादी साहब चले को वापस तो चलते हैं, वापस चलते हैं। मुझे बताएं जी, अगर इत्तेहादी ये कह देते हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं, तो फिर तो ये सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी उसी मेरा वक्त। ख्याल है फिर शायद 27 की भी जरूरत ना हो। और लेकिन एक ब्रेक है मेरे दोस्तों, मगर एक बात मैं एक पॉजिटिव पे जा रहा हूँ। खान साहब चले जाते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद जो एक गोल्डन पीरियड शुरू होगा। हमारे 3 मौलाना फजल रहमान साहब आते हैं, सदारत उनको मिलती है, जिस तरह आप बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और वो बिलावल साहब। तो मैं समझता हूँ कि एक अजीम अहद के आगाज़ की एक कहानी होगी या नहीं होगी। ब्रेक के बाद हाजिर होगी। वेलकम बैक। हुकूमत के पास वो इसी बात पे कर रहे हैं, सरप्राइज़ कार्ड कौन सा है। बाज़ चैनल तो बहुत सी बातें भी कर रहे हैं, पर हम समझते हैं कि बाज़ पैरामीटर्स के अंदर रहना चाहिए। चौधरी निसार अली खान साहब की मुलाकात हुई है। भट्टी साहब, मुझे ये पता चला है कि ना वो कुछ लेके गए थे ना लेके आए हैं।
मुलाकात हुई है, मेरी भी इतला थी, मैंने चंद दिन पहले ट्वीट भी गया था, बनी गाला देखे गए, लेकिन चोई साहब की बात को मैं ज़्यादा संजीदा लेता नहीं। लेकिन अभी तुराब साहब हमारे प्रोड्यूसर सब कह रहे हैं कि मेरा दोस्त जो मेरा भाई है साबिर शाकर, वो जो प्रोग्राम चाह रहा है गुलाम साहब रिपोर्टर, हाँ एयर इसी वक्त साथ चल भी रहा होगा ना, वो हमारे साथ ही चलता है हेडर दे रहे हैं कि नए आर्मी चीफ जनरल फैज हमीद क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है कि ये मामलात अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर करे। गो के वो टाइम तो यकीनन जो भी तैनाती होगी नवंबर में होगी, लेकिन अगर साबर शाकर या चोई गुलाम सैन साहब इतना मोतबर नाम कर रहे हैं तो कादी साहब ये कहीं ये सरप्राइज ज़ाहिर हमें गैब का इलम तो नहीं, क्या हो सकता है। और यहाँ जो आज हुकूमत अपोजिशन ने कल जाना था यहाँ से जुलूस लेके या मार्च करना था, इन्होंने 2 दिन बढ़ा दिए, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी खबर ये आई है कि शहबाज साहब को किसी ने कहा कि 2 दिन में कोई होने वाला आप अरेस्ट करें, बस। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। देखिए मैं समझता हूँ यार इस लेवल पे जब हमारे जनरल, आपको पता है बड़ी बड़ी छलनी से निकल के आते हैं जो हमारे टॉप के जनरल होते हैं, प्रोसेस उसमें वो सारे याल होते हैं और उसमें होना भी चाहिए दारा है, हमें तो गरज ही नहीं है। आपको पता है बड़ी साहब आप खुद ही तो कहते हैं कि जी वहाँ पे कोई सिफारिश नहीं चल रही, लेफ्टिनेंट भट्टी साहब ये सारी बहसें अपनी जगह, एक मैं कमेंट जरूर, सारी बहसें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास ही हक है कि नहीं कि वो अपनी मर्जी से किसी को बदल दे, ये तो एक जायज़ ही एक डेमोक्रेटिक लीगल बात भी तो है ना। मैं किसी के हक तलफी के हक की बात ही नहीं कर रहा, हम तो इम्कानात की बात कर रहे हैं। साफ़ी वज़ीर आज़म के जो इख्तियार है मैं तो छीन नहीं सकता, ना मेरी हैसियत है ना मुझे छीनने चाहिए। हम तो हालात के मुताबिक कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने आज जो मीडिया से गुफ्तगू की उसके इम्कानात किस किस तरफ जा सकते हैं। तो वो तो जो खबरें आई उसमें ये भी है कि इमरान खान साहब ने कहा आप छोड़ दें, किसी से रब्ता ना करें, इत्तेहादियों को सबको भूल जाएं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये हो सकता है। यहाँ काई साहब ये भी इम्कान है कि हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के साथ ही रहे और अपोजिशन को लाल झंडी दिखा दे, यहाँ पीटीआई में शामिल हो जाए, ये भी हो सकता है। या हो सकता है शहबाज शरीफ या नून लीग का 15-20 का ग्रुप पीटीआई में चले जाए। इज इट पॉसिबल? काई साहब बता दें कोई। देखें भट्टी साहब जो सियासत में आज आपने ना, आप 2 एंकर बन गए और मैंने तुझे अगे ला लिया है, लेकिन बात यह है कि जो कहते हैं ना कि सियासत में एक लफ्ज़ होता है, देखें इसमें कोई ना मुस्तकिल दुश्मन होते हैं ना मुस्तकिल दोस्त। इसके 2 मतलब है। इसका सादा तर्जमा यह है कि सियासत का कोई नज़रिया नहीं होता और सियासत के कोई असूल नहीं होते। कहने वाले तो बहुत कहने वाले बहुत कहते हैं, उसका सिर्फ एक असूल होता है, ताकत तक पहुँचना, वन वे आर दी अदर, तरला करके पहुंच जाएं, जुतियां खा, अब सॉरी मैं ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, किसी तरीके से पहुंच जाए। इसका मतलब ये है कि यानी प्रैग्मेटिकली। तो खान साहब कहाँ खड़े हैं ना, मुराद ये है यार, मैं अंग्रेजी में इसको कर देता हूं ताकि किसी गलतफहमी नहीं जाए। एंड्स आर इंपॉर्टेंट, मीन्स आर नॉट। तो खान साहब की जरिया जो है, जरिया अहम नहीं है। काई साहब मैं आपका मैंने तुझे उत्थे पहुंचा दियो, तुझे पहुंचा दियो। मैं आपका स्टूडेंट हूं, नंबर अपनी पार्टी के 12 से 24 आपके साथ नहीं है। इत्तेहादी अगर अनाउंसमेंट करते हैं हम आपके साथ नहीं है, और टीवी पे मीडिया में आ गए हैं मेरे एमएनए पीटीआई के, वो कहते हैं कुरान पे मुझे मुनासिब नहीं लगता ऐसी बातें करूं, कुरान पे हाथ रख के उन्होंने टीवी में बताया हमने किसी से पैसे नहीं लिए। फिर पॉलिटिकल मलक साहब आपने कल टीवी नहीं देखा, मैं देख रहा था। यार थोड़ी सी बात एमएनए ने कुछ सवाल उठा दिए मोहतरम वजीर आजम, जिनकी ईमानदारी का मैं खुद कहता हूँ वो यकीन है मीडिया पे उन्होंने मीडिया पे आकर वजीर आजम साहब 4-5 लोगों के नाम लेके इस पर ओथ दे कि उनके इल्म में नहीं है। और मैं बताऊं इसका जवाब 100% इमरान खान साहब की ऑनेस्टी में मुझे तो कोई डाउट नहीं है, आपको होगा, वो जरूर जवाब आएगा। मैं एक और अजीम दयानतदारी की मिसाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर हैं कादी साहब, और अब तो मुस्लिम लीग नून को आना ही बनता है। कादी साहब इस काशिफ वासी साहब के जो प्रोग्राम में ये गालिबन साबिक वजीर आजम है, वो कह रहे हैं कि मकसूद मेरा भाई है, उसका भाई या गालिबन, वो वहां से डाके मार के आपके कानून को क्या मसला है? जब आपके एक्स वजीर आजम की ये सोच है जो मुतवक्को है कि अगर शहबाज शरीफ नहीं होते तो ये होते हैं, उसकी नजर में डाके जायज है, तो खुदा दा वास्ता इमरान खान दे बैर क्यों? इसका मतलब बड़े महफूज हाथों में जा रहे हैं। इसका मतलब है एक ने मलक साहब देखे ईमानदारी से साबिक वज़ीर आज़म का लफ्ज़ करा, डाके मारता, सच बोलने का भी तो क्रेडिट देना। उन्होंने कहा पैसा सब कुछ है, कम से कम ऐसे जमात को तो नाना लाएं। सच बोलते हैं, डाके टीवी पे आके कह रहे हैं जायज है, चलो आप करते रहे हो, नजर मानते नहीं थे पहले, ठीक है ये मैं मानता हूँ,
लेकिन एतराफ़ जुर्म के बाद भी काजी साहब कोई इसमें क्या हम दर्स दे रहे हैं? नहीं, इसमें एक पॉजिटिव चीज जरूर है। फिर इमरान खान की इस बात में ठीक है कि मेरे मुखालफों को करोड़ों रुपए दे के खरीदा गया, इसमें एक पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव चीज है। अच्छा, असल में ये बयानिया था हाय हाय जो हम चीखते रहे ना, ये असली बयानिया है, समझे। और ये पॉजिटिव बात मैं समझता हूँ। ये कह रहे हैं जी $25 बिलियन आते हैं, आपको क्या लगे बाहर से? जिस लेकिन यार ये कोई नई बात तो है नहीं, इससे पहले पीएम साहब कह चुके, साहब साबित हुआ सब कुछ पैसा ही है। आप उस्ताद हैं, हमें समझाएं नहीं, ये सारे पैसे की खेल है। हूँ सर, मैं तो सर कल ये है कि इस वक्त जो प्रॉब्लम क्या है, इस लिबरल डेमोक्रेसी को किस चीज़ ने अंदर से जोंक की तरह और दीमक की तरह खाया है, इस काले माल। नहीं काजी साहब, मैं आपसे काजी साहब माफ़ी चाहता हूँ, एंकर उनकर सारे तीनों एंकर है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि मकसूद चपड़ासी वही है जिस पे 2.5 अरब रुपया आ गया उसके अकाउंट में, और गालमन मुबीना वो शहबाज शरीफ की गया। तो वो आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तानू की तकलीफ है, ताड़े कानून की प्रॉब्लम है। तो फिर क्यों ना इस तरह किया जाए जो मैंने आज ट्वीट में भी अर्ज किया था कि 15-20 बिलियन की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो इशराफिया के लिए उसको कानून बना दें। तो बना हुआ है, उसमें कुछ हुआ है, को पकड़ा गया? मुझे एक नाम बता दिया यार, फिर लड़ाई तो बंद हो जाए ना। आप वो उस बंदे की दलील दे रहे हैं जिसके तनख्वाह 15, 20 या 25 हज़ार 2.5 अरब आ गया। वो कह रहे हैं तुम्हारे कानून को क्या तकलीफ है? अगर कानून डाकुओं के आगे बेबस है तो ऐसे कानून को खत्म कर दो। पिछले हफ्ते खबर ये थी कि एक पाकिस्तानी जो मेरा लाहौर से शदरा भी नहीं गया, 4 अरब रुपया उसके स्विट्जरलैंड के बैंक में। शदरा छोड़ो, उसको पता ही होमलेस, उसके घर के ऊपर सुने, उसके घर के ऊपर बिल्डोजर फिर गया, और 4 अरब रुपए किसी कब्जा ग्रुप ने वहां बनानी होगी ना कोई प्रॉपर्टी, वो बेचारा सड़क पे बैठा हुआ है। तो उसकी मां का हमने देखा और उसको कहते जी 4 अरब रुपया आपके नाम पे। तो फिर कादी साहब, और ये उमर चीमा की स्टोरी है, बड़ा कादी साहब सेलिब्रेटेड। मेरी बात सुने ना, फिर वो होमलेस आप कह रहे हैं, फिर आप कौम थैकलेस है। आपके पास ऐसे ऐसे हाकम मुसल्लत रहे जिसके पास घर नहीं है, उसके अकाउंट में उन्होंने 4-4 अरब भेज दिया, उनका शुक्रिया अदा करें, उनको लाजमी बनाए वज़ीर-ए-आज़म। इस मुल्क को बेचो, इस मुल्क की 20 करोड़ अवाम की आहें लो, लूट मार करो। आप बड़ी दलील दे रहे हैं कि होमलेस है और ये थैंकलेस मुल्क है। देखें वो तो अवाम की, तो हम भी भट्टी साहब हम भी इस वक्त देख, इस वक्त घी का क्राइसिस है, आम आदमी खाने पीने का मसले, हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? घी का क्या आगे सुना है, 15-20 दिन में पेट्रोल शॉर्ट होने लगा है। कंस्ट्रक्शन बताए ना काजी साहब, सुने ये सीमेंट माफिया को वज़ीर-ए-आज़म साहब एक काम कर दें, 3.5 साल नहीं सोली, ये 730 रुपए की बोरी थी, अब 930 की हो गई है। सरिया माफिया बिकता जा रहा है। मलक साहब, काजी साहब, इमरान खान सब चले जाते हैं, मान लिया, इस माफिया को कोई रोकने वाला आएगा कि नहीं आएगा? कभी माफिया मुस्तकिल होता है, वज़ीर-ए-आज़म आते जाते रहते हैं। अच्छा मलक कादी साहब, आप तो कोई सवाल का जवाब ही नहीं देते। ये गालिबन साबिक वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ का नाम है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने इन्हें रिक्वेस्ट भी भेजी है, हमें भी इंटरव्यू दे दें यार, हम भी कुछ सवाल कर लें। ठीक, वो खैर देते नहीं मर्जी। ये अब आर्मी चीफ साहब के बारे में बात करें एक्सटेंशन पे, इनके सगे भाई जिनका नाम कागज़ों में नवाज शरीफ है, लंदन इलाज के लिए गए हैं, और इनकी सगी भतीजी मोहतरमा मरियम नवाज साहब हमारी बेटियों की तरह, वो 2 साल करते रहे रिजाइन दे खलाई मखलूक है। आज अचानक मोहब्बत की ये क्या है यार? मोहब्बत पाक मोहब्बत, ये सिर्फ मोहब्बत इश्क ही है, इसकी इंतहा कोई नहीं है। क्या वजह का सब, क्यों अचानक ताया रिजाइन मांग रहा है, भतीजी रिजाइन मांग रही है, सगा भाई और चचा उनके हक में दलाइल दे रहे हैं, हमने तो बड़े प्यार से मुंतखब किया था। मैं जवाब दूं इसका? देखें, ये नवाज शरीफ की पॉलिसी है। आप अच्छा बुरा आपने कहना है, नवाज शरीफ ने ये फैसला किया 2.5 साल के बाद कि अगर हम इस तरह अटैकिंग रहेंगे ना एस्टैब्लिशमेंट पे, तो इमरान खान सेफ रहेगा। आप अगर इमरान खान की पोलिटिकली जवाल देखे, तब से शुरू है जब मुस्लिम लीग नून ने खामोशी इख्तियार की। मैं पोलिटिकली बात कर रहा हूँ, इखलाकी बात नहीं कर रहा। मैं बस एक फिक्र और करूँगा, जिस दिन से नवाज शरीफ की जमात खामोश हुई है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, इमरान खान साहब की जंग शुरू। नहीं, मैं भी एक काजी साहब जवाब दे दूँ इनका। अगर आप ये देखिए, रद्दुल फसाद आके कमर जुवेद बाजवा साहब ने शुरू किया, जिस कदर कुर्बानियाँ दी, खुदा की कसम बरूद था जहाँ हमारे फौजी अफसर और जवान जाते थे। फिर कम से कम नवाज शरीफ, मरियम नवाज जो आर्मी चीफ से रिजाइन मांग रहे थे, उनसे माफी मांगे कम से कम। वोट भी तो दिया था उन्होंने। नहीं मलक कादी साहब, आप इसमें आप खामोश हो गए। जब चाहा आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दो, जब चाहा तारीफ कर दो। यार इशू टू इशू बात करो ना, अच्छे काम की तारीफ करो, गलत काम पे तनकीद करो। मैं बड़ा आपका एहतराम करता हूँ,
जब आप जरूरी नहीं है वैसे। आप झूठ और मतलब लोगों को पता चल जाएगा कितना करता हूँ, जरा बात मुकम्मल करना। ये है कि मतलब जब झूठ करे, झूठ बोल लो, सच मतलब बोलना, सच बोल लो अपनी मर्जी पे, अपनी कन्वीनियंस पे, तो ये इखलाकी गिरावट होती है। ये कोई इसमें अकूमैन और जीनियस नहीं होता। हजूर एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बड़ी अच्छी खबरें और भी हैं, और रेफरेंस के हवाले से मुअज़्ज़ज़ जनाब काजी फाइज़ साहब का क्या एतराज़ात हैं और ये लेटर लीक कैसे हुआ, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी मलिक साहब, तो हमने तकरीबन तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली। काजी फाइज़ साहब ने एक खत लिखा है जो कि चीफ जस्टिस साहब को, और ज़ाहिर है ये मतलब है उनका एक राइट, और मेरे ख्याल में शाह खावर भी हमारे साथ हैं। शाह साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। ये जो ख़त लिखा है सदारती रेफरेंस के हवाले से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने, दो बातें मेरे सवालात हैं आपसे। एक तो ये कि ये किसका हक है फार्म करना बेंच जो है, क्या चीफ जस्टिस साहब जो है उनको पूछना पड़ता है किसी से, या उनका सोल प्रीरोगेटिव है? और दूसरा, इस खत में जो इतराज़ात हैं उनको आप कैसे देखते हैं जनाब शाह खावर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें जी गुजारिश ये है कि ये जो खत है जो कि बिल्कुल पब्लिक भी हो गया है, सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है और वायरल हो गया, मैं ज़ाती तौर पे बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट और बतौर कानून के तालिब इल्म के मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस तरह के लेटर्स जो हैं वो पब्लिक हो जाएं, और लिखना भी मैं समझता हूँ कि इतना मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि इससे जो तासुर जाता है अवाम में, पब्लिक में, ये जाता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि इस मुल्क की एपेक्स अदालत है, तो उसमें भी जो है इख्तलाफ है या उसमें ग्रुपिंग है। इख्तलाफ होना जो है वो बुरी बात नहीं है, जजेस में होता है। एक ही बेंच में बैठे हुए जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ फैसले दे देते हैं और वो मेजॉरिटी के ऊपर जो है वो फैसला प्रिवेल करता है, उसकी तो गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इस तरह का एक तासुर जो है मैं समझता हूँ कि इदारे के लिए बेहतर नहीं है। अब जहाँ उनके जो खत के कंटेंट्स का ताल्लुक है उसमें उन्होंने ज्यादा फोकस ये किया है कि आपने जो आर्टिकल 186 के तहत जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया हुआ है, और जो आपके पास आर्टिकल 184(3) में जो आपने 2 कॉग्निजेंसेस ली हुई है, उसके बारे में उन्होंने जो है उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हालांकि ये दोनों डिस्टिंक्ट ज्यूरिसडिक्शंस हैं। आर्टिकल 184(3) जो है ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुओ मोटो, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के बुनियादी हकूक जिनका ताल्लुक मुफाद आमा से हो, उसके मुताबिक किसी भी मैटर को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिटरमिन करना होता है। और वो एक फैसला होता है जिसको आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कह सकते हैं। जहां तक ओपिनियन लेने का ताल्लुक है आर्टिकल 186 में, तो वो तो प्रेसिडेंट ने एक ओपिनियन लेनी है किसी भी आइन या कानून के किसी शिक के बारे में जिसके बारे में अबहाम हो, वो फैसला नहीं होता। वो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कि उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करके वापस प्रेसिडेंट को भिजवा दे, और प्रेसिडेंट भी बाउंड नहीं है उस ओपिनियन को मानने के लिए, वो फिर भी अपनी राय कायम कर सकता है। अच्छा शाह खावर साहब, जरा मैं एक गुजारिश करता हूँ, एक तो बताइएगा कि जो बेंच बनाना है, बेंच बनाना सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ, ये किसका अख्तियार है? और दूसरा, क्या इस किस्म के एक सीनियर मोस्ट जस्टिस मोहतरम फाइज़ ईसा साहब एक लेटर लिखते हैं और उसी दिन पब्लिक भी हो जाता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स इतने आसानी से लीक हो जाता है कि चीफ जस्टिस को लेटर लिखा गया है, लिखने वाले का उस दिन पूरे सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गया, अमूमन तो बड़ी मुश्किल होती है को कॉपी लेने में? जी भट्ट साहब, मैं आपको बताऊं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में बिल्कुल वाजे है कि जो बेंचेस की तश्कील है और बेंचेस में किस किस जज ने आना है, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार खुसूसी है, उनका प्रीरोगेटिव है, वो कोई भी उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब बात ये है कि एक चीज और जो सामने आई है वो ये है कि इस जो लार्जर बेंच बना है जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए, उसमें पॉइंट आउट किया गया है कि उसमें सीनियरिटी पे फ्लां मेंबर्स पे जूनियर जजेस को उसमें शामिल किया गया है, जबकि वहां पे सीनियर्स होने चाहिए थे। ये ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रवायात जरूर रही है कि वो जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं उसमें सीनियर मोस्ट जजेस को रखा जाता है और चीफ जस्टिस उसकी सरबराही करते हैं। लेकिन ये कहीं पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप आर्टिकल 176 को अगर पढ़ें आईन पाकिस्तान की, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। वो कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस
to be known as Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by the Act of Parliament. अब बात ये है कि आप फर्ज ये कर लें कि आज एक जज जो है वो अपॉइंट होते हैं, एलिवेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी भी वही पावर्स हैं, उनकी भी उतने इख्तियारात हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैं। ये जो तफरीक है थोड़ी सी सीनियरिटी की, वो एक रवायात जरूर है कि आप एक सीनियरिटी को ऑब्जर्व करते हैं, वो होना भी चाहिए, लेकिन जजेस फैसले देने में तमाम इंडिपेंडेंट हैं, उसमें ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, और वो प्रिरोगेटिव चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है कि वो किस जज को उस बेंच का हिस्सा बनाना चाहते हैं और किस। अच्छा शाह खबर साहब, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की कि ये जाहिर है हमारे दो सीनियर जज और फ्यूचर के चीफ जस्टिस साहब के माबैन एक गुफ्तगू है वो कर रहे हैं, और हम वी होल्ड ऑल ऑफ देम इन हाई एस्टीम, और हमें ये यकीन है कि ना तो ये काजी फाइज साहब इस लेटर को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ना ही चीफ जस्टिस साहब, मगर जब ये ट्रैवल करके जाता है एक जज साहब, इसका मतलब दरमियान में कुछ होता है, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म भी दे सकती है कि ये देखें कहां पे जो इतने अहम मैटर जो हैं, क्योंकि होता बाद में ये है कि पॉलिटिकल जो यहां पे पार्टियां उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं, तो मेरे ख्याल में इस पर कुछ होनी चाहिए तहकीक। देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूं कि कुछ इकदाम होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो सुपीरियर कोर्ट के जज साहिबान हैं, इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनके बारे में एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक मुतय्यन किया हुआ है, और उसमें यह भी है कि जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनको किसी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो वो किसी तनाज़े का शिकार हो जाएं या वो किसी कंट्रोवर्सी में पड़ जाएं जिसकी जरूरत नहीं है। तो मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि ये हो सकता है कि ये एकेडमिक डिस्कशन आपस में जजेस जब बैठते हैं तो उसमें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस पे बहस भी होनी चाहिए, लेकिन इसका जो है पब्लिक हो जाना और जुबान ज़द आम हो जाना और उस पर फॉर एंड अगेंस्ट तबसरे होना, मैं समझता हूं कि ये जुडिशरी का जो एक वकार है उसको कम अज कम ये ठेस पहुंचाता है। अच्छा शाह साहब, इस लेटर में जस्टिस काजी ने एक एतराज़ ये भी उठाया कि जो रजिस्ट्रार हैं वो ब्यूरोक्रेट है, इसकी कुछ क्या सेंस है, काम इसमें क्या एतराज़ है? देखिए, बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनका मेरी नॉलेज के मुताबिक वो ग्रेड 22 के कम अज कम या उसके इक्विवेलेंट ऑफिसर होते हैं, और ऐसा देखा गया है कि चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी हायरार्की है, जो वहां पे डिप्टी रजिस्ट्रार्स हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार्स हैं, उसमें अगर कोई ग्रेड 20 का या उसके इक्विवेलेंट कोई नहीं है तो फिर उसमें कोई ममानियत नहीं है कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट किसी और की सर्विसेज को भी हायर कर सकती है। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहूँ, क्योंकि जो रजिस्ट्रार होता है उसका जुडिशियल मामलात के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक है, उसका पूरे जो स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट का उसको मैनेज करना और एक लाइजॉन बिटवीन द जजेस एंड द स्टाफ है, इसके अलावा तो उनका कोई जुडिशियल रोल नहीं। अच्छा खबर साहब, ये जरा रहनुमाई फरमाइएगा, इस लेटर के बारे में आपको कहाँ चला? आपको सुप्रीम कोर्ट से मिला आपको या सोशल मीडिया पे? मुझे सोशल मीडिया से मिला, मेरे एक दोस्त ने मुझे जो है ये फॉरवर्ड किया। तो देखिए, एक सीनियर मोस्ट आप मायनी माहिर हैं और आपको भी सोशल मीडिया से मिल रहा है, ये कैसी ऐसी खुफिया चीजें हैं जो एक जस्टिस साहब मोहतरम इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब को भेजते हैं और वो पहले सोशल मीडिया पे आ जाती है? ये तो वही हुआ जैसे राना शमीम साहब ने लॉकर में खुफिया रखाया था, तो लेकिन वो पूरे पाकिस्तान का दुनिया के पास पहुंच गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि चूंकि मैं खुद वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, बार और बेंच का आपस में एक अच्छा रिलेशन होता है और बड़ा सेंसिटिव भी होता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे लिए ये एक अच्छी जो है वो प्लेजेंट बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात जजेस के आपस में जो है वो इस तरह पब्लिक हों और जुबान ज़द-ए-आम हो जाए। अच्छा, आखिरी सवाल शाह खबर साहब, ये 63A का जो मामला है, आप इस पर पहले भी हमें बता चुके हैं, लाइटन कर चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस पर एक रिमार्क दिया था कि जी जो वोट है वो तो पार्टी का एक कलेक्टिव मिल्कियत है, जिस तरह मैं समझ सका उसको, अगर या मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं मुख्तलिफ समात के दौरान, इसको हमें इस पे कोई राइम नहीं कायम कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि ऐसे सवालात कभी जो वकला बहस कर रहे होते हैं तो उस बहस के कंटेक्स्ट में एक जज साहब के ज़हन में एक सवाल आता है, तो उससे फिर कोई आप कंक्लूसिव राय जो है वो कायम नहीं कर सकते।
तो अभी चूंकि इस केस की इस रेफरेंस की समाप्त होनी है, अभी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने इसने अपने अपनी जो है असिस्टेंस देनी है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पे एक जो आइन की स्पिरिट के मुताबिक उसको जो है ओपिनियन देगी। एक बात याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जो जुरिस्डिक्शन है 186 की, ये कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं होगा, ये कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं होगी, ये सिर्फ एक ओपिनियन है। इट विल नॉट बी बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं है। और बल्कि यहाँ तक है कि जब ये ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दे देगी तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है, इसका सिर्फ परसुएसिव इफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब साहब। बहुत से गोशे जो हैं वो रोशन हुए आपसे गुफ्तगू करके, और हमने कोशिश की कि हालात के जो पूरा मंजरनामा है बताएं। आने वाले दिन बड़े अहम हैं, अगर आते हैं कौमों पे ऐसे, और इंशाल्लाह हम इससे कामयाबी से गुजरेंगे और एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ भी बढ़ेंगे। कल मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।